हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है अपन सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, लेकिन सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को मैंने थोड़ा सा रोक दिया। मैं उसको बाद में कवर अप कर लूँगा। अभी मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, उसका नाम है अपने पास केमिकल काइनेटिक, यानी रासायनिक बलगतिकी, जो कि NCERT बुक का 4th नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत अपन सब कुछ क्या पढ़ने वाले हैं, विशेष करके अपन रासायनिक अभिक्रिया का वेग, क्या रासायनिक अभिक्रिया का वेग को पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होता है जब हमारे पास अभिक्रियाएं होती है, तो उस अभिक्रिया के अंदर सांद्रताओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन होने की जो दर होती है, उस दर को ही हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके आधार पे हो रहा है, वेग के आधार पर। जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी ज़्यादा परिवर्तन होगा, जितना कम वेग होगा उतना कम परिवर्तन होगा। तो सिंपली वेग किसके समानुपाती हुआ, तो वेग यहाँ पर किसके समानुपाती हुआ, तो वेग यहाँ पर किसके समानुपाती हुआ, तो वेग परिवर्तन के समानुपाती हो गया। ठीक है, चेंज इसके समानुपाती हो गया। तो ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ केमिकल काइनेटिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा क्या दी हुई है वो देखो, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक बलगतिकी। तो वापस ध्यान देना, मैं जो परिभाषा आपको बता रहा हूँ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। चलिए, अब देखिए, जो रासायनिक बलगतिकी होता है, इस रासायनिक बलगति को समझने से पहले इसका एक फॉर्मूला दिया हो उसको समझेंगे। देखिए, हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें दो चीज़ होती है। क्या, एक तो हमारे पास क्रियाकारक होता है, क्या होता है, क्रियाकारक होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, उत्पाद होता है। तो आपको पता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमेशा क्रियाकारक घटता है, क्रियाकारक नष्ट होता है। लेकिन जब हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पाद हमारे पास बढ़ता है, यानी उत्पाद हमेशा बढ़ता रहता है। तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन क्रियाकारक घटता रहता है, तभी तो उत्पाद बनता है। तो इसका मान किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास दर है, यानी क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है, वो दर ही क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो उसका एक सूत्र दिया हुआ है कि R बराबर प्लस माइनस dC/dt, यानी DC क्या है यहाँ पे, तो DC है सांद्रता में परिवर्तन की दर। किसकी सांद्रता में, तो ध्यान रखना वो चाहे उत्पाद हो चाहे क्रियाकारक हो। यहाँ पे C का मतलब सांद्रता ही है, चाहे वो क्रियाकारक भी हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है। यहाँ पे डेल्टा टी क्या दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है कि समय परिवर्तन में लगा समय, क्या दे रखा है, ध्यान रखना, परिवर्तन में लगा समय। तो समझ गए आपकी इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्ह का यूज़ क्यों किया गया है, तो प्लस माइनस के बारे में वैसे तो लिखा हुआ है कि प्लस उत्पाद और माइनस क्रियाकारक। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे दर आपको निकालनी है किसके लिए, क्रियाकारक के लिए, क्या कह दिया जाए आपको कह दिया जाए कि आपको दर निकालनी है क्रियाकारक के लिए। अगर आपको क्रियाकारक की दर निकालने को कह रहा है, तो यहाँ पे क्रियाकारक की जो दर होती है वो हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में। यानी क्यों आएगी नेगेटिव में इसलिए आएगी क्योंकि आपके जो हमारे पास क्रियाकारक, नहीं इससे मत समझो आप, नेगेटिव पॉजिटिव। आपको अगर कह दिया जाए कि क्रियाकारक की क्या लिखो, दर लिखो, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके लिख दोगे कि दर बराबर डेल्टा C बाय डेल्टा टी। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने लिख तो दिया, लेकिन कैसे पता लगेगा कि ये क्रियाकारक की ही दर है, उत्पाद की दर नहीं है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ निर्देश ही नहीं दे रखा। फॉर्मूला तो उत्पाद के लिए भी लागू होता है। यहाँ पे अगर आपको कह दिया जाए कि उत्पाद की दर लिखो, किसकी? उत्पाद की दर लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? R बराबर डेल्टा C बाय डेल्टा T लिख दोगे। तो कैसे पता लगेगा कि यार ये उत्पाद की और ये क्रियाकारक की? तो आपको पता है क्रियाकारक हमेशा घटता है, तो हमेशा घटता है, तो यहाँ क्रियाकारक की दर को लिखने से पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे। उत्पाद हमेशा बढ़ता है, तो उत्पाद की दर लिखने से पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसी के आधार पर लिखा हुआ है कि प्लस का उत्पाद और माइनस क्रियाकारक। यहाँ पे देखो उत्पाद जो हमारे पास बन रहा है, ये जो उत्पाद, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो इसका मतलब प्लस होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्रियाकारक है और उत्पाद है, ये जो क्रियाकारक और इनमें जो हमारे पास प्लस और माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया है, ये प्लस और माइनस चिन्ह ध्यान रखना, ये कभी भी गणितीय नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? गणितीय नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि ये गणितीय रूप से नहीं है, ये केवल ये प्रदर्शित करते हैं कि ये क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर है, और ये प्लस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर है। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट समझते हैं ग्राफ। क्या समझेंगे हम? ग्राफ। देखिए ग्राफ जो हमारे पास दिया हुआ है वो फर्स्ट ग्राफ तो ये दे रखा है और सेकंड ग्राफ ये दे रखा है। पहले फर्स्ट ग्राफ को समझते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ दे रखा है कि क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटा समय। फर्स्ट ग्राफ किसके मध्य दे रखा है? तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय के मध्य हमको फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है। ये क्या कर रहा है? ये ग्राफ परवलयाकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारे पास समय बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, और इसी के आधार पर यहाँ फॉर्मूला भी दे रखा है कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर का कि दर बराबर प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T। प्लस चिन्ह यहाँ पे आ गया, उत्पाद को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट ग्राफ, दूसरे नंबर का ग्राफ क्या कहता है? हमारे पास क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन एवं समय के मध्य यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ के अंतर्गत देखो, जैसे जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्रियाकारक की सांद्रता घट रही है। तो ये चीज़ आपको पता है, क्रियाकारक की सांद्रता हमेशा घटेगी लेकिन उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ेगी। देखिए इसी के आधार पर हमारे पास एक सूत्र भी दिया हुआ है, जैसा कि ऊपर बताया था कि डेल्टा C, यानी डेल्टा C क्या है? क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और माइनस चिन्ह इसलिए दिया हुआ है इससे पता लग सके कि ये क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन का दर है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, R की इकाई, R क्या है? दर की इकाई क्या होती है? तो दर की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छे से देखने के लिए मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, अब अच्छे से देखिए क्या होती है दर की इकाई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कुछ लोग ज़्यादा दिमागदार होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर मोल बटा लीटर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ और ही कर दिया। कैसे कर दिया? तो वही चीज़ है भाई। देखिए यहाँ पे पावर कितनी है? लीटर और सेकंड पे 1 है। इस लीटर और सेकंड को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये +1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसी के आधार पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आएगा। चलिए अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है। ये जो फॉर्मूला है ये दे रखा है कम परिवर्तन के लिए। क्या? सांद्रता में कम परिवर्तन के लिए यह फॉर्मूला दिया हुआ है। कम परिवर्तन से क्या तात्पर्य है भाई यहाँ पर? तो कम परिवर्तन को समझिए। देखिए कम परिवर्तन को समझिए, हमारे पास यदि कह दिया जाए कि अभिक्रिया के अंदर केवल इस तत्व का, या फिर जैसे ये अभिक्रिया है, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस अभिक्रिया में केवल इसकी दर निकालो तो उसके लिए है, केवल इसकी दर निकालो तो उसके लिए है, केवल इसकी दर निकालो या फिर केवल इसकी दर निकालो तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ये कम परिवर्तन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहता है कि दर बराबर ±1/n dc/dt। क्या? ±1/n dc/dt। यहाँ पर n क्या है? तो n है रस समीकरण मिति गुणांक। तो ध्यान रखना n हमारे पास क्या हो जाएगा?
रस समीकरण मिति गुणांक हो जाएगा। चलिए आगे अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या लिखेंगे, किसी भी अभिक्रिया की दर को लिखने वाले हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर को लिखने वाले हैं। चलिए इतनी चीजें आपके क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो डेल्टा चिन्ह है वो अधिक परिवर्तन के लिए यूज होता है और जो डी चिन्ह होता है वो कम परिवर्तन के लिए उपयोग होता है। तो इस चीज़ का भी आप इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल पे। यहाँ से अब अपने एग्जाम्पल स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट मैंने एक बार पूरा आपको बता दिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या, केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं और केमिकल काइनेटिक में रासायनिक बल गतिकी, इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। इसका एक फॉर्मूला है R बराबर प्लस माइनस dC/dt। dC क्या है, सांद्रता में परिवर्तन की दर। T क्या है, T है हमारे पास परिवर्तन में लगा समय। प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उत्पाद के लिए, माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता है क्रियाकारक के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रियाकारक हमेशा घटेगा लेकिन उत्पाद हमेशा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ग्राफ हमको दो दिए हुए हैं, दोनों ग्राफ को समझिए। एक दिया हुआ है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन एवं समय के मध्य, दूसरा दिया हुआ है क्रियाकारक की सांद्रता एवं समय के मध्य। ये ग्राफ कहता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारे पास उत्पाद बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये ग्राफ कहता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारे पास क्रियाकारक घटता चला जाता है। इसके फॉर्मूले भी हमको दो दिए हुए हैं, फॉर्मूले अच्छे से देख पाना। अब अच्छे से देख पा रहे होंगे आप फॉर्मूले। ये एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, ये उत्पाद के लिए है, ये क्रियाकारक के लिए है। चलिए आगे देखिए। आगे R की इकाई दी हुई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे छोटे कम परिवर्तन के लिए R, कम परिवर्तन के लिए हमारे पास दर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्लस माइनस 1/n dC/dt। यहाँ पे डेल्टा का उपयोग अधिक परिवर्तन के लिए और T का उपयोग कम परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो एक बार अपन ने रिवाइज भी कर लिया। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं, एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, सारे नीट लेवल के। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को एक अभिक्रिया दी हुई है। अभिक्रिया क्या दी हुई है, अपने को दी हुई है N1A N2B। हमारे पास N1A N2B क्रियाकारक दिया हुआ है जिसकी अभिक्रिया कराने पर हमारे पास उत्पाद बन रहा है M1AO_M2N। ये हमारे पास दो उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है। इन उत्पाद, ये जो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्रियाकारक है, ये हमारे पास उत्पाद है। अब हमको कहता है कि ये जो अभिक्रिया आपको दी हुई है इस अभिक्रिया की दर लिखो। क्या लिखो, दर लिखो। तो दर कैसे लिखेंगे, तो दर यहाँ पे लिखी जाती है प्रत्येक के लिए लिखी जाती है। दर कैसे लिखी जाती है, तो प्रत्येक के लिए, प्रत्येक से क्या तात्पर्य, पहले इसके लिए दर लिखेंगे, फिर इसके लिए लिखेंगे, फिर इसके लिए और फिर फाइनली इसके लिए। और प्रत्येक के लिए दर जो लिखी जाती है वो किस फॉर्मूले से लिखी जाती है, जैसा कि आपको पीछे बताया गया है उसको लिखने का ऊपर बताया गया, ऊपर एक फॉर्मूला आपको बताया कि छोटे परिवर्तन के जो दर का फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज़ होगा कि R बराबर प्लस माइनस 1/n dC/dt। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसकी दर लिखने वाले हैं। चलिए देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले N1A की दर लिखेंगे। तो R बराबर माइनस, पहले तो देखिए N1A क्या है, क्रियाकारक। क्रियाकारक के लिए कौन सा चिन्ह यूज़ करते हैं, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर स्टेप में दे रखा है कि हमको रस समीकरण मिति गुणांक जो दी हुई होती है उसको बटा में लिखना है। तो यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक क्या है N1 को बटा में लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में दे रखा है dC/dt, यानी सांद्रता हमको लिखनी है। तो सांद्रता क्या है, यहाँ पे A है, तो बस सांद्रता लिख दी dA/dt। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इस एक के लिए दर आ गई, क्या आई, -1/n dA/dt। उसी तरह सेकंड का किया, सेकंड का क्या किया, N2B हमारे पास सेकंड, ये एक क्रियाकारक है। इस क्रियाकारक की दर लिखेंगे
लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देखो। तो R बराबर 1/n डी क्या दे रखा है dc/dt। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले क्रियाकारक है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। 1/n2 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रस समीकरण मिति गुणांक है जिसको हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास की सांद्रता B दी हुई, सांद्रता को लिखेंगे तो dB/dt ये हमारे पास सांद्रता हो गई। चलिए उसके बाद उत्पाद की बात करूंगा, यहाँ पे उत्पाद की लिखेंगे तो पहला उत्पाद की लिखेंगे, पहला जो M1O उत्पाद हमारे पास है इसकी दर लिखेंगे। तो इसकी दर क्या हुई, तो चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि उत्पाद हमेशा बढ़ता है। रस समीकरण मिति गुणांक 1/m1 एंड फाइनली सांद्रता DO/dt। इसी तरह सेकंड वाले का लिखेंगे प्लस m/m2 dn/dt। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास इस अभिक्रिया की दर हो गई। क्या हो गई, इस अभिक्रिया की क्या हो गई, दर हो गई। तो इस तरह दर लिखी जाती है, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया की दर हम यहाँ पे लिखते हैं। अभिक्रिया क्या दी हुई है, N2 + 3S2 हमारे पास ये अक्रिया कारक है जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है 2NH3 हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। इसकी दर लिखनी है तो दर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे -dN2/dt एंड फिर इजिकल्स टू लगा के 2H3S2 के लिए लिखेंगे तो सॉरी है ना, हम 3H2 के बारे में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, तो -1/3 dH2/dt लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 2NH3 ये हमारे पास उत्पाद है, उत्पाद की लिखेंगे तो प्लस 1/2 dNH3/dt लिखेंगे। तो इस तरह हमने क्या लिख दी, दर लिख दी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या आपको ये किस तरह पढ़ना है, यानी ये हमको किस तरह पढ़ना है, पढ़ना भी तो आना चाहिए। ये दर को किस तरह पढ़ी जाती है तो पढ़ना सीख लीजिए दर को। तो यहाँ पे अगर मैंने किसकी दर लिखी है, N2 की दर लिखी है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, तो N2 के विलुप्त होने की दर। क्या N2 हमारे पास क्या है, क्रियाकारक, और क्रियाकारक हमेशा क्या होता है, विलुप्त होता है, खत्म होता चला जाता है और किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि N2 की जो दर है वो किसके लिए, विलुप्त होने के लिए। H2 की दर किसके लिए, विलुप्त होने के लिए। और NH3 की दर, NH3 क्या है, उत्पाद है, उत्पाद हमेशा बनता है, यानी ये क्या हो गई, NH3 की दर बनने के लिए, यानी NH3 की बनने की दर हो गई। तो ये आप पढ़ना सीख गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप सीख जाइए। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर आपको रिलेशन दे दिया जाए कि हमारे पास इसके और इसके मध्य रिलेशन निकालो, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसके और इसके मध्य रिलेशन, इसके और इसके मध्य रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, किस तरह रिलेशन से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो निकालना सीखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं सिखाना चाहूँगा आपको, एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। क्या बता देना चाहता हूँ वो देखो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि N2 के विलुप्त होने की दर, N2 के विलुप्त होने की दर को हम लिखते हैं RN2, ध्यान रखना। सेकंड हम लिखेंगे H2 के विलुप्त होने की दर, तो RH2 लिखेंगे, RH2 लिखेंगे, और हमारे पास RH2 लिखेंगे। चलिए उसके बाद हमको दिया हुआ है अमोनिया के बनने की दर, तो अमोनिया के बनने की दर को हम लिखेंगे RNH3। तो कुल मिला के किसी की भी दर लिखी जा रही है तो उस जो दर है उस दर के नीचे उसका हमको क्या लिखना है, एक सिग्मा, एक चिन्ह लगाना है। जैसे N2 लगा दिया, दर के नीचे H2 लगा दिया, NH3 लगा दिया। इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी है जिससे हमको पता लग जाए कि किसकी दर की बात कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे सीखिए, अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन है लास्ट में करवाने का, ऊपर चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर आपको रिलेशन दे दिया जाए, रिलेशन किस तरह दिया जाता है, रिलेशन दे दिया जाए कि जो हमारे पास H2 क्या है, ये क्या है RH2 है, H2 के विलुप्त होने की दर। नेक्स्ट NH3 के बनने की दर। तो इनके मध्य रिलेशन दिया हुआ है, तो उस रिलेशन को कैसे फाइंड करेंगे वो सीखो अब आप। तो रिलेशन फाइंड कैसे होगा, देखो माइनस, पहले तो दर क्या है, यानी जो हमारे पास ये दे रखा है क्या, RH2, यानी H2 के विलुप्त होने की दर क्या है, तो वो दर है -1/3 dH2/dt। क्या, -1/3 dH2/dt।
फिर अमोनिया के विलुप्त होने, अमोनिया के बनने की दर क्या है, तो पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, पीछे भी मैंने दर निकालना आपको सिखाया हुआ है। अमोनिया के बनने की दर दे रखे 1/2 DNS3/dt, तो उसी के आधार पर हम यहाँ लिखने वाले हैं। हाँ, तो अमोनिया के बनने की दर क्या हो गई 1/2 DNS2/dt। तो हमने सबसे पहले दर लिख दी, ठीक है। रिलेशन निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे रिलेशन निकालने कह रहा है तो सबसे पहले दर लिख देंगे। आपको दर दे के रिलेशन निकालने को भी कह सकता है, ठीक है, वो कैसे आगे वाले क्वेश्चन में समझेंगे। अगर इस तरह रिलेशन निकालने कह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे वो सीखो अभी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये हमने दर लिख दी। अब देखो दर में देखिए रस समीकरण मिति गुणांक है, इसमें H2 में रस समीकरण मिति गुणांक 3 और अमोनिया के रस समीकरण मिति गुणांक 2 है, ठीक है। हम इस रस समीकरण मिति गुणांक को यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे और कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, -dH2/dt बराबर 3/2 DNS3/dt। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है, रस समीकरण मिति गुणांक को स्थानांतरित करने पर। अब देखिए dH2/dt माइनस dH2/dt को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं RH2 यानी H2 के विलुप्त होने की दर, और प्लस DNS3/dt इसको हम कह देंगे अमोनिया के बनने की दर, क्या बनने की दर, तो वही लिखी हुई है RNH3, क्या लिखी हुई है RNH3। तो ध्यान रखना इस चीज का, तो RNH3 हमने लिख दी। तो रिलेशन क्या निकल के आया, यहाँ पर रिलेशन क्या निकल के आया, तो रिलेशन हमारे पास निकल के आता है, रिलेशन हमारे पास निकल के आता है, क्या रिलेशन निकल के आता है, ये आता है कि हमारे पास H2 के विलुप्त होने की दर जो है वो अमोनिया के बनने की दर का 3/2 गुना है। H2 के विलुप्त होने की दर अमोनिया की बनने की दर का 3/2 गुना है। तो इस तरह हमारे पास रिलेशन आता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यह अभिक्रिया दी हुई है कि 3A + 2B = 4C हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। ये हमारे पास क्रियाकारक और ये हमारे पास उत्पाद है। तो अब इसकी पहले तो दर लिखनी है, तो दर लिखना आपको सिखा दिया, सिंपल है, एक एक की दर लिखेंगे, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी। चलिए लिखते हैं, तो लिखिए यहाँ पे दर लिखिए। दर कैसे, देखिए 3A की दर क्या होगी -1/3 DA/dt। फिर उसके बाद 2B की दर लिखो तो -1/2 DB/dt। तो यहाँ पे माइनस प्रोडक्ट उत्क्रिया कारक को प्रदर्शित कर रहा है और रस समीकरण मिति गुणांक को हम बटा में ले जाते हैं। जैसा कि पिछले वाले फॉर्मूले में जो छोटे परिवर्तन के लिए लिया गया था, क्या लिया गया था, +-1/n dC/dt। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, मैंने बार बार लिखा रहा हूँ, बार बार इस फॉर्मूले को मैं बता रहा हूँ। 1/4 फिर उसके बाद 4C यानी हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका दर लिखेंगे तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 1/4 dC/dt हमारे पास इसका आ जाएगा। चलिए अब देखिए ये तो हो गई हमारे पास दर, क्या हो गई दर, ठीक है, ये तो हो गई दर। अब आपको रिलेशन दे दिया जाए, जैसा कि मैंने बताया था कि सीधा आपको इस तरह भी रिलेशन दे सकता है। तो रिलेशन कैसे फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे दे रखा है -1/3 DA/dt = 1/4 dC/dt, यानी A के विलुप्त होने की दर एवं C के बनने की दर के मध्य रिलेशन निकालो कि इनकी दर कैसे क्या है। तो देखिए सबसे पहले रस समीकरण मिति गुणांक को इधर ले जाएंगे, चाहे इसको इधर ले आओ, कुछ भी कर लो, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ। यानी हमने क्या किया, -DA/dt = 3/4 dC/dt हमारे पास आता है। DA/dt क्या है, A के विलुप्त होने की दर RA, ठीक है। उसके बाद = 3/4 dC/dt क्या है, तो dC/dt है RC, क्या है RC। तो इसको मैंने RC लिख दिया, यानी C के बनने की दर। तो रिलेशन क्या निकल के आया, रिलेशन निकल के आया कि A के जो बनने की दर है, A के बनने की दर है वो C के, सॉरी गलत बोल गया मैं, कि A के विलुप्त होने की जो दर है वो C के बनने की दर का 3/2 गुना है।
वापस सुन लो, ए के विलुप्त होने की दर सी के बनने की दर का 3/4 गुना है, 3/4 गुना है। तो इस तरह हमारे पास रिलेशन निकल के आता है। देखिए ये जो रिलेशन है वो तो अभी किसके मध्य निकाला अपन ने, वो निकाला अपन ने ए और सी के मध्य। क्या अपन ए और ए के मध्य भी रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। जैसा कि आपके पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि -1/3 dA/dt, यानी ए के विलुप्त होने की दर, -1/2 dB/dt, बी के विलुप्त होने की दर, इनके मध्य आपस में रिलेशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो रस समीकरण मिति गुणांक को इधर स्थानांतरित कर दिया, रस समीकरण मिति गुणांक को इधर स्थानांतरित कर दिया, और उसके बाद देखो क्या आया, -dA/dt इज इक्वल्स टू -3/2 dB/dt। तो यहाँ पे -dA/dt क्या होगा, आर हे होगा, इज इक्वल्स टू 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखो dB/dt क्या होगा, आर बी, यानी बी के विलुप्त होने की दर। अब रिलेशन क्या निकल के आया, रिलेशन ये निकल के आया, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए आर की जो हमारे पास विलुप्त होने की दर है वो बी के विलुप्त होने की दर का 3/2 गुना है या फिर 1.5 गुना है। क्या आर के ए के विलुप्त होने की दर बी के विलुप्त होने की दर का 1.5 गुना है या फिर 3/2 गुना है। समझ गए आप रिलेशन किस तरह निकाला जाता है। अब ये एक मैथमेटिकली क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूँ, टेंशन ना ले कोई भी। तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है A + 0.25B, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है C + 2D, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। इसका मध्य हमको रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले वो देख लो। रिलेशन तो मैं बता दूंगा क्या निकालना है, वो निकाल के लाना आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि बी के विलुप्त होने की दर 4 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो डी के बनने की दर ज्ञात करो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इसी का एक रिलेशन भी आपको निकाल के लाना है। रिलेशन क्या निकाल के लाना है? बिल्कुल सिंपल रिलेशन दूंगा, और कमेंट में लिखना है, कल वाले वीडियो में कमेंट में लिखना है क्या, ए हमारे पास है AdA/dt जो कि माइनस में होगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास इज इक्वल्स टू +1/3 dd/dt। तो ये बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। अगर आप ये रिलेशन भी नहीं निकाल पाए तो वापस इस वीडियो को देखना, वापस इसको समझने की कोशिश करना। ये बिल्कुल सिंपल, इनके मध्य रिलेशन निकाल के आपको लाना है कल, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।